मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। नमस्कार। अभी आप महात्मा गांधी को उन्हीं की आवाज में सुन रहे थे। ये बात महात्मा गांधी 73 साल पहले कह रहे थे। इस साल हम उनकी 151वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। मनाते हर साल हैं, लेकिन इस बार देश का माहौल कुछ अलग है। देश कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था की बात हो, भाईचारे की बात हो, या बहुत ही मुश्किल में पड़े गांव या किसान की बात हो, महात्मा गांधी ने हमेशा इन मुद्दों पर अपनी बात बड़ी शिद्दत से कही। दशकों पहले महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा वो लिखित में तो है ही, लेकिन प्रसार भारती ने, खासतौर पर ऑल इंडिया रेडियो ने, उनके संबोधनों को जिस तरह से संभाल के रखा है, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आज के कुछ बड़े मुद्दों पर महात्मा गांधी के उन दुर्लभ संबोधनों के कुछ अंश न्यूज फ्रंट आपको भी सुनाना चाहता है। आज क्योंकि गांव और किसान हमारे सामने एक बड़ा मसला है, तो सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि गांधी किसान पर क्या कह रहे थे। सुन के देखिए। किसान बोते हैं तो किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज़्यादा दाम दें, वो तो मैं समझ सकूंगा। और वो किसानों को ज़्यादा दाम देते हैं, इससे कोई दाम बढ़ता है, वो तो दूसरी बात हो गई। तो ये तो विशेष शुद्ध कोड़ी की बात हुई, सच्चा हिसाब करने की बात हुई। तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है। कल इतना जाता था, आज इतना ज्यादा मिलता है। यानी महात्मा गांधी 7 दशक पहले किसान की उपज के वाजिब दाम की बात कर रहे थे। वे सीधे सीधे यह कह रहे थे कि ये देखना पड़ेगा कि किसान की जेब में कितना पैसा पहुंचा, पहले कितना पहुंचता था और अब कितना बढ़ा। आज सड़क पर उतरा किसान यही सवाल पूछ रहा है। आज जिस तरह से अर्थशास्त्री गांव के लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो बात महात्मा गांधी 7 दशक पहले कह रहे थे। वे गरीब की झोपड़ी तक कौड़ी यानी पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सुनिए। एक एक कौड़ी करोड़ में से भी लेकर हम फूंक फूंक पर चले और आस्ते आगे करें, और ऐसा समझें कि एक कौड़ी हम खर्च तो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में से आता है, तो वहाँ उसमें से हम कितना भेजते हैं। और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा। लेकिन वो पैसा लेते हैं, उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। जैसे कि मैं लोगों के पास से एक तालीम के लिए पैसा ले लेता हूँ, तो तालीम के लिए पैसा लेता हूँ, तो लोगों के पास तो 10 गुना पैसा तो जाना ही चाहिए। ऐसी तालीम में दूं, लड़कों को इस तरह से दूं, इस तरह से मैं अंदाज करूं खर्च का, कि जिससे वो समझ लें कि हाँ हमारे हाथ में तो पैसे आ जाते। देहातों में मैं सफाई का काम कर लेता हूँ, वो सड़क बनाता हूँ, रास्ते बना लेता हूँ, तो वो देहाती लोग तो समझे कि ये तो हमारे पास पैसे आते हैं दूसरी जगह पे खर्चने के लिए, लेकिन हमारे पास लेने के लिए आते हैं। ऐसा अगर हम करें, और ऐसा हो सकता है, तब तो पीछे मिलिट्री के पीछे हम दीवाने बन गए हैं, वो पीछे दीवाने नहीं बनेंगे। पीछे हमारे जीवन में ऐसा होगा कि मिलिट्री पर तो कम से कम खर्च करें और उन पे ज्यादा में ज्यादा करें। क्या आपने गौर किया कि महात्मा गांधी मिलिट्री यानी फौज की दीवानगी की बात कर रहे थे? उनके बाद के दशकों में क्या मिलिट्री की वैसी दीवानगी पूरी दुनिया में उसी तरह से नहीं दिखी?
बहरहाल अगली क्लिप हम आपको जो सुनवाना चाहते हैं वो और भी जरूरी है। महात्मा गांधी अपने धार्मिक विविधता वाले देश में आपसी भाईचारे पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। हिंदुस्तान एक है, भूगोल उसकी एक बनी है, और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान भाई भाई के नाते से रह सकते हैं, मोहब्बत से रह सकते हैं। तो हम सब तो यही कोशिश करें कि हम दुश्मन मिटकर दोस्त बने। कुछ समझो तो सही, मजहब क्या सिखाता? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो हम तो ये इतना तो सीख लें। भाईचारे के अलावा उन्होंने सहिष्णुता पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने जैसे को तैसा या आंख के बदले आंख फोड़ने के सिद्धांत को खारिज किया था। इस क्लिप में सुन के देखिए। ऐसा तो अंग्रेजी में तो कहते हैं कि टिट फॉर टैट, वो तो चलता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो जमाना चला गया। आज जो जमाना है वो तो ये है कि जो हमको गाली देता है, मारपीट करता है, उसके सामने मोहब्बत है। जो झूठ बोलता है उसको अगर जीतना है तो सच से, हक से। जो आदमी बिल्कुल बेहुदा बात करता है और असहिष्णु होता है, उसके सामने और उसका अगर हम सामना करना चाहते हैं तो हमारे तो उदार भाव बताना है। ऐसा हम करें और सब चीज में हमारी आंख पाक रहे, हमारे कान पाक रहे, हमारे हाथ पाक रहे, तब तो मैं जानता हूं कि आप पास होने वाले हैं। उनकी नजर धर्म की आड़ में उलट काम करने वालों पर भी पड़ी थी। उनका कहना था कि कुछ लोग धर्म का नाम तो लेते हैं लेकिन काम उलट करते हैं। इस क्लिप में सुनिए। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। वो तो ईश्वर है, उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और पीछे ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं, सारा संसार को धोखा देता हूं, और मैं पीछे धर्मी मिल जाता हूं, अधर्मी रहता हूं। तो मैं तो अधर्मी की हैसियत से जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूं। और अब उस क्लिप को सुनिए जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। बात उद्योग जगत के बढ़ते प्रभुत्व की है। देश में निजीकरण की एकदम से लहर चल पड़ी है। कृषि और रेलवे जैसे संरक्षित क्षेत्रों में निजीकरण का दखल विवाद में आ गया है। आज से 7 दशक पहले महात्मा गांधी उद्योगपतियों से कह रहे थे कि आप अपने मुनाफे पर खुद ही अंकुश लगाइए ताकि गरीबों का हक बचा रहे। बात तो वे उद्योगपतियों पर सरकार के अंकुश की भी किया करते थे। आप भी सुने। मैं ये कहूँगा कि चीनी के जितने व्यापारी है, जितने फैक्ट्री ओनर से, उनका सबका ये परम धर्म हो जाता है कि वो आपस में मिलकर ऐसा करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान देखें कि नहीं, वो तो आज हमको आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी में तो हम शुद्ध कोड़ी ही कमाएंगे और आज़ादी में हम लोगों को दगा नहीं देंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, और जितना हमारे में सड़ा गंदगी वो सबको हम निकाल देंगे। तो अगर ये नहीं होता है माना, और चीनी के बारे में क्योंकि मुझको सुनना पड़ेगा, आखिर में मैंने काफ़ी इसमें काम कर लिया और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन माना कि चीनी का दाम तो एकदम बढ़ जाता है, और बढ़ता है उसका भी सबब क्या कि वो चीनी का व्यापार करने वाले हैं, जो कारखाने चलाते हैं, वो लोग कल 10% लेते थे,
वो 100 सैकड़ों में 10 लेते थे, तो आज 20 ले लेते हैं, 50 लेते हैं, या तो 5 लेते हैं। मेरी निगाह में तो सैकड़ों में 5 तो बहुत हो गया। 5 से कोई किसी को ज्यादा लेना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह से शुद्ध कौड़ी कमाने वाले बन जाए तो पीछे दूसरी जो अंकुश है वो तो अपने आप उड़ ही जाते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अंकुश को जब उड़ा दें हुकूमत, तो हुकूमत को ऐसा नहीं कहना पड़े कि देखो हम तो डरते थे, लेकिन सब कहते थे उड़ाओ तो हमने उड़ा तो लिया, लेकिन पीछे गरीब क्या खाए, गरीब को मिलता नहीं है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा न होने के कारण मैं ये समझता हूँ कि इतना जो कारखाने वाले पड़े हैं उनको स्वच्छ बनना है और उनको आपस में मिलकर ऐसा एक मंडल बना दें कि जिससे कोई भी कारखाना अमुक हद बना दें, उससे ज्यादा न ले सके। कमाल की बात है कि महात्मा गांधी उद्योगपतियों से यह कह रहे हैं कि आप एक मंडल या कार्टेल बनाएं और ये तय करें कि हम इससे ज्यादा मुनाफा नहीं लेंगे। और क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस समय व्यापारी कार्टेल बना रहे हैं, मंडल बना रहे हैं कि कोई भी व्यापारी इससे कम दाम पर अपना माल नहीं बेचेगा, यानी इससे कम मुनाफा नहीं लेगा। ये सारी बातें बताती हैं कि अपने समय में खड़े गांधी कितना दूर का देख रहे थे। बहरहाल आज हम यहां सिर्फ उन्हीं मुद्दों को लाए हैं जो आज के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, वरना ऐसा कौन सा मुद्दा है कि महात्मा गांधी ने जिस पर कहा ना हो और जो प्रासंगिक ना हो। ऐसे मुद्दों की चर्चा फिर कभी। धन्यवाद।